अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरे क्लास में आपका वेलकम है। और इस क्लास में हमें मैस स्पेक्ट्रोमीटर पर बात करनी है। मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, इसका जो हवाला है आपको रिलेटिव अबंडेंस के टॉपिक में पिछले क्लास में मिल चुका है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। एक आइसोटोप का मैस और दूसरा उसकी रिलेटिव अबंडेंस। जैसे कि मैंने पिछले क्लासेस में आपको बता दिया है, जब रिलेटिव एटॉमिक मैस पढ़ाया तब बताया कि ये रिलेटिव एटॉमिक मैस जो है हम एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं जिसे मैस स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं। रिलेटिव अबंडेंस पढ़ाई तो बताया कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए से हम रिलेटिव अबंडेंस को फाइंड आउट करते हैं। अब टाइम आ गया है कि हम देखें कि रिलेटिव अबंडेंस और रिलेटिव एटॉमिक मैस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लें, आप डेफिनेशन से अवेयर ही हैं कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज्ड टू मैयर या फाइंड आउट का लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, द एग्जैक्ट मैसेज एंड relative abundances of different isotopes ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, एक एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स के एग्जैक्ट मैसेज और उनकी रिलेटिव अबंडेंसेस फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। देखो, दो बातें मैंने दो कलर्स में लिख दी हैं। अच्छा, आपकी बुक की डेफिनेशन में रिलेटिव अबंडेंस का वर्ड नहीं लिखा हुआ, तो आप ये ऐड करेंगे क्योंकि हमारे पास जो रिलेटिव अबंडेंस का टॉपिक है वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ये काम भी कौन करता है, मैस स्पेक्ट्रोमीटर ही करता होता है। ये काम कैसे करता है, आइए सबसे पहले आपको दर्शन करवाया जाए मैस स्पेक्ट्रोमीटर के कि ये मैस स्पेक्ट्रोमीटर होता क्या है। हमारे पास एक ग्लास ट्यूब होती है, ये दिस इज़ अ ग्लास ट्यूब, और इस गिलास ट्यूब में हमने एक इनलेट लगाई होती है, यानी एक अंदर आने का रास्ता लगाया होता है। ठीक है, क्या चीज़ अंदर आती है, कोई सैंपल अंदर आता है, कोई अपने पास एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, जिसे हमें अंदर डालना है और उसके आइसोटोप्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। ठीक है, बुक की जो एग्जांपल है वो नियॉन के हवाले से दी गई है, तो हम भी नियॉन गैस फ़र्ज़ करते हैं कि हमने नियॉन गैस अंदर डाली है। हम यहाँ से डाल रहे हैं नियॉन गैस। ठीक है, नियॉन गैस, ये नियॉन गैस का क्या है, इनलेट है। ठीक है, अंदर आने का रास्ता है, नियॉन गैस के अंदर आने का रास्ता है। जैसे ही नियॉन गैस अंदर आती है, हमने एक फिलामेंट का बंदोबस्त कर रखा होता है, जैसे आपने घरों में देखा होगा कि पुराने वक्तों में येलो कलर वाले बल्ब होते थे, तो उसमें एक टंगस्टन का फिलामेंट लगा रहता था। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी फिलामेंट है और इसको किसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जिससे ये एक्साइट होता है। ठीक है, यानी इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और ये बाहर निकलते हैं इलेक्ट्रॉन बीम की शक्ल में। कैसे निकलते हैं वो फिर बात करेंगे इस पर। तो यहाँ पर एक हीटेड फिलामेंट है, ठीक है, इसे वोल्टेज सोर्स लगाकर हमने एक्साइट कर रखा है, फिलामेंट। ठीक है, MENT, ये एक हीटेड फिलामेंट है। और यहाँ पर हमने एक पॉजिटिव प्लेट लगा रखी होती है, दिस इज़ अ पॉजिटिव प्लेट, और इस फिलामेंट में से इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है। ठीक है, दिस इज़ इलेक्ट्रॉन बीम। अच्छा, जैसे ये नियॉन गैस इस बीम में से गुजरती है तो आयोनाइज्ड हो जाती है। क्या हो जाती है, आयोनाइज हो जाती है। मैंने आपको पढ़ाया था मॉलिक्यूलर आयन वाले टॉपिक में कि किसी चीज़ को अगर आयोनाइज करना हो तो इलेक्ट्रॉन बीम की उस पर बम्बार्डमेंट करवाई जाती है। अच्छा, आगे चल करके हमने यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लगा रखा होता है, टू वैक्यूम पंप। ठीक है, या टूवर्ड्स वैक्यूम पंप आप लिख सकते हो। अच्छा, वैक्यूम के स्पेलिंग ज़रा गौर से देखना, VACUUM होते हैं, डबल C नहीं होता, डबल U होता है। ठीक है, सॉरी। अच्छा, इसके बाद ये वैक्यूम पंप जो है इसका क्या फंक्शन होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि ये नियॉन गैस के जो एटम्स होते हैं उनकी तादाद को कम करता है। क्या फ़ायदा तादाद कम करने का, देखो हम टायर में हवा भरवाते हैं, बाइक का हो गया या कार का हो गया, तो उसमें अगर वो हवा भरता है तो इसका मतलब वो हवा ऐड करता है। ठीक है, और आप देखते हो कि उसके पास प्रेशर चेक करने वाली मशीन भी होती है। तो जैसे जैसे वो हवा भरता जाता है, यानी मॉलिक्यूल्स ऐड करता जाता है, तो उसका प्रेशर बिल्डअप होता जाता है। उसका प्रेशर क्या होता जाता है, बिल्डअप होता जाता है। हम एटम्स की तादाद को इसलिए कम करते हैं ताकि जो है हमारे पास कम्प्लेक्सिटी ना आए। ये जो वैक्यूम पंप है ये बेसिकली प्रेशर को कम करता है, और प्रेशर को कम करना क्या होता है, मॉलिक्यूल्स को कम करना होता है। प्रेशर को कम करना मॉलिक्यूल्स को कम करना होता है, और मॉलिक्यूल्स को हम इसलिए कम करते हैं ताकि भीड़ ना लगी रहे, कम्प्लेक्सिटी ना हो। ठीक है, कम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करने के लिए हम ऐसा करते होते हैं, और यहाँ पर हमने एक वैक्यूम पंप लगा रखा होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये जो पॉजिटिव आयंस हैं, ठीक है, जैसे ये नियॉन गैस इस फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन बीम में से गुजरती है,
तो ये आयोनाइज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर आगे हमने एक नेगेटिव ग्रिड लगा रखी होती है, यानी एक जाली होती है, आप ऐसे समझ लें, और उसको नेगेटिव चार्ज दे रखा होता है हमने। दिस इज नेगेटिव ग्रिड, नेगेटिव ग्रिड। अच्छा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम में से गुजरने पर नियॉन जो है पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाती है। नियॉन के 3 आइसोटोप होते हैं, ठीक है, नियॉन 20, 21 और 22, ठीक है। ये तीनों पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये नेगेटिव ग्रिड है। यहाँ पर हमने हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा होता है, तकरीबन 500 से 2000 वोल्ट, ठीक है, हमने अप्लाई कर रखा होता है। तो वो जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे हमने यहाँ पर 2 एनोड्स लगा रखे होते हैं। इन एनोड्स का काम क्या होता है कि उसको मज़ीद एक्सेलरेट करते हैं। वो जो नियॉन के जो अपने पास आयंस बने हैं उनको एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है। और एक्सेलरेट करने के साथ उनका एक और काम भी होता है। ये जो एनोड्स होते हैं ना, ये सिर्फ क्लोज होते हैं, कम्प्लीटली क्लोज होते हैं, और इनमें एक एक होल होता है, ठीक है। सिर्फ जो है नियॉन के वही एटम गुजरते हैं जो इस होल में से गुजरना चाहते हैं। इस होल में से गुजरने की वजह से वो एक बीम की सूरत में फोकस हो जाते हैं, बीम की सूरत में फोकस हो जाते हैं, और एक बीम की शक्ल में वो चलते होते हैं, ठीक है। तो दीज आर फोकसिंग एंड एक्सेलरेटिंग एनोड्स, एक्सेलरेटिंग एंड फोकसिंग एनोड, फोकसिंग एनोड, ठीक है। फोकसिंग के स्पेलिंग हमें भी नहीं आते सही से, तो आप चेक करेंगे कि फोकसिंग के स्पेलिंग क्या होते हैं, ठीक है। आई थिंक COUS होता है, तो ये आपके ज़िम्मे हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर एक्सेलरेटिंग एंड फोकसिंग एनोड्स हमने लगा रखे होते हैं, जो नियॉन के जो आयंस बने हैं उनको एक बीम की शक्ल में फोकस करते होते हैं। उसके बाद आगे चलकर हमने 2 मैग्नेट्स लगा रखे होते हैं, 2 मैग्नेट्स लगा रखे होते हैं। ये मैग्नेट्स बेसिकली क्या होते हैं, ये बेसिकली एनालाइजर होते हैं। यहाँ पर जो बीम बनती है ना, उसमें नियॉन 20 भी होता है, 21 भी होता है, 22 भी होता है, ठीक है। वो इसका एनालिसिस करते हैं, यानी सेपरेशन करते हैं, अलग अलग कर देते हैं तीनों को, नियॉन 20 को भी, 21 को भी, 22 को भी, ठीक है, अलग अलग कर देते हैं। अच्छा, और अलग अलग करके यहाँ पर आगे इस जगह पर हमने ना एक अदद इलेक्ट्रोमीटर लगा रखा होता है। अच्छा, इसको मैं लेबल कर दूं, ये अपने पास है एनालाइजर। क्या है? एनालाइजर, ठीक है। मैग्नेट का दूसरा नाम ही एनालाइजर होता है, क्योंकि ये एनालिसिस करता है, अलग अलग करता है चीज़ों को। अच्छा, यहाँ पर नीचे चलकर हमने एक इलेक्ट्रोमीटर लगा रखा होता है। क्या लगा रखा होता है? एक इलेक्ट्रोमीटर। लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर, जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है। हाँ बिल्कुल, यही काम भी करता है, यही काम करता है ये, कि इलेक्ट्रिसिटी को मैयर करता है, जो करंट पैदा होता है वो मैयर करता है। करंट कैसे पैदा होता है वो हम बात करेंगे अभी इस पर। अच्छा, तो हम शुरू से देखते हैं। यहाँ पर जैसे ही नियॉन का सैंपल एंटर हुआ, आयोनाइज हो गया, नेगेटिव ग्रिड की तरफ अट्रैक्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पर हाई पोटेंशियल डिफरेंस हमने 500 से 2000 वोल्ट अप्लाई कर रखा है। अच्छा, यहाँ पर ये इस स्लिट में से गुजरा तो एक बीम की शक्ल में फोकस हो गया, ठीक है। यहाँ से देखो ना, यहाँ पर दिखाई हुई तो बीम ही है मैंने, लेकिन यहाँ पर बहुत इरेगुलर मैनर में गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे गुजरते हैं तो फिर फोकस हो जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड इनको सेपरेट कर देती है। नियॉन 21 को अलग कर देगी, नियॉन 22 को अलग कर देगी, नियॉन 23 को अलग कर देगी। ये अपने पास आ गया नियॉन 20, ये 21 और ये नियॉन 22, ठीक है। 3 आइसोटोप होते हैं ना, नियॉन 20, 21 और 22। इन तीनों को क्या कर देगी? अलग अलग कर देगा। ये काम होता है आपकी मैग्नेटिक फील्ड का। ये कैसे काम होता है, इस पर हमें अभी बहुत डिटेल से हमें बात करनी है। अच्छा, देखिए यहाँ पर मैंने दोबारा से एक मैस स्पेक्ट्रोमीटर बना रखा है ताकि हमारे लिए काम आसान हो जाए। अच्छा, यहाँ पर ये सब आपको बताने का मकसद ये था कि इसकी कंस्ट्रक्शन आप देख लें कि ये काम कैसे करता है, ये काम कैसे करता है। डिटेल में तो हमें बात करनी है ना इसकी। अच्छा, देखिए हमने सबसे पहले क्या किया था, नियॉन गैस जो थी उसको क्या किया था, हमने आयोनाइज किया था, ठीक है। इस आयोनाइज करने से पहले भी एक काम होता है, ठीक है, जो यहाँ पर नहीं दिखाया गया। वो काम ये होता है कि उसे वोलेटिलाइज किया जाता है। वोलेटिलाइज, वोलेटिलाइज का मतलब होता है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना। यहाँ पर जो अपने पास एलिमेंट है ये ऑलरेडी गैसियस स्टेट में, नियॉन गैस ही होती है ना। अच्छा, लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट हो जो गैसियस स्टेट में ना हो, फॉर एग्जांपल सोडियम है, सल्फर है, ये गैसियस स्टेट में नहीं होते, ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उन्हें पहले गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। उससे हम बोलते हैं वोलेटिलाइजेशन या एटोमाइजेशन। क्या बोलते हैं? वोलेटिलाइजेशन या एटोमाइजेशन। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसे आयोनाइज करते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं कि उनको उनकी जो होती है एक रेशियो होती है जिसे हम बोलते हैं मैस टू चार्ज रेशियो, ठीक है। हर आइसोटोप का अलग अलग मैस होता है। जैसे यहाँ पर देखो 28, 21, 22 है, तो इस मैस टू चार्ज रेशियो की बेसिस पर उनको हम सेपरेट आउट करते होते हैं। बात समझ नहीं आई तो अभी समझ आ जाएगी। बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिंसिपल ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीट्री, प्रिंसिपल ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीट्री,
मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। ठीक है, कि मैस स्पेक्ट्रोमीट्री की जो टेक्निक है वो किस प्रिंसिपल पर काम करती होती है। ठीक है, प्रिंसिपल वही जो अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि सबसे पहले सब्सटेंस को क्या किया जाता है, वोलेटिलाइज्ड। सब्सटेंस इज फर्स्ट वोलेटिलाइज्ड, यानी उसको सबसे पहले गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है, वोलेटिलाइज्ड, LIZED। ठीक है, उसको सबसे पहले गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है। फिर क्या किया जाता है, यहाँ पर देखो आयोनाइज किया जाता है, देन आयोनाइज्ड। फिर क्या होता है कि गैसियस आयंस आर फॉर्म्ड। ठीक है, गैसियस आयंस बनते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने नियॉन लिया था इधर, तो ये जो नियॉन जो था वो 3 तरह का था, नियॉन 20 था, 21 था, 22 था। ठीक है, इनको आयोनाइज कर दिया गया, नियॉन 20 का पॉजिटिव आयन बन गया, 21 का भी एक पॉजिटिव आयन बन गया। ठीक है, नियॉन 22 का भी एक अदद पॉजिटिव आयन बन गया। अच्छा, अब ये जो नियॉन 20 है, इसकी अगर हमने मैस टू चार्ज रेशियो, यानी मैस को ऊपर रखे, मैस कितना है 20 है और चार्ज कितना है +1 है, तो इसकी मैस टू चार्ज रेशियो कितनी आएगी, +20 आएगी। सिमिलरली जो नियॉन 21 है, इसका मैस ऊपर चार्ज नीचे, नियॉन 22 का मैस ऊपर चार्ज नीचे। देखो इनकी मैस टू चार्ज रेशियो, नियॉन 20 कितनी आई +20, नियॉन 21 की कितनी आई +21 और नियॉन 22 की कितनी आई +22। ये रफली हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई हम एग्जैक्टली बात नहीं कर रहे इसकी, रफली आपको समझाने के लिए ये बात हो रही है। तो आप देखो इनके मैस टू चार्ज रेशियो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दे हैव डिफरेंट मैस टू चार्ज रेशियो, दे हैव डिफरेंट मैस टू चार्ज वैल्यू। ठीक है, और हम क्या करते हैं, इस मैस टू चार्ज वैल्यू की बेसिस पर उनको सेपरेट आउट करते होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ना, डिफरेंट मैसेज वाले आइसोटोप्स अलग अलग हो गए हैं, तो ये बेसिकली मैस टू चार्ज रेशियो होती है। ठीक है, ये जो मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट चार्ज्ड पार्टिकल्स को अलग करता है, चार्ज्ड पार्टिकल को। जब तक चार्ज नहीं होगा ना, तब तक जो है ये अलग नहीं कर सकता। ठीक है, तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है ना, तो उस पर फोर्स लगती है। ये आप 10th क्लास की फिजिक्स में पढ़ चुके हो। ठीक है, जैसे ही कोई कैथोड रे जो है या कोई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या कोई पॉजिटिव आयंस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाती है। F=QE, याद आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, इनको सेपरेट कर देती है, सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मैस टू चार्ज रेशियो, सेपरेटेड ऑन मैस टू चार्ज बेसिस। ठीक है, मैस टू चार्ज की बेसिस पर हम इनको सेपरेट कर लेते हैं। अच्छा, सेपरेशन के बाद हम क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड भी करते होते हैं इनको, यानी हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और उसमें ना हम अपने डाटा को रिकॉर्ड करते हैं कि मैस कितना आया और रिलेटिव अबंडेंस कितनी आई, वो भी आपको दिखाएंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि देन रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ पीक्स। ठीक है, हम पीक्स बनाते होते हैं, जितनी पीक्स बनती होती हैं उतने ही आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, प्रिंसिपल ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीट्री पूछेगा, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले मैस स्पेक्ट्रोमीटर को डिफाइन करना है, उसके बाद ये आपने उसका प्रिंसिपल लिखना है कि इन दिस टेक्निक अ सब्सटेंस इज फर्स्ट वोलेटिलाइज्ड, देन आयोनाइज्ड, द गैसेस पॉजिटिव आयंस थस फॉर्म्ड आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज वैल्यू एंड देन रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ पीक्स। ठीक है, ये आप उसका प्रिंसिपल लिखोगे, तब आपको 2 नंबर मिलेंगे, डेफिनेशन प्लस प्रिंसिपल, दोनों बातें लिखनी है। अगर सिर्फ डेफिनेशन पूछे तब भी प्रिंसिपल लिखना है, सिर्फ प्रिंसिपल पूछे तब साथ डेफिनेशन भी लिखनी है। समझ गए ना बात को, अच्छे से करके आपने सवाल को अटेम्प्ट करना होता है। अच्छा, हम इसको मज़ीद जो है, अब टाइम आ गया है कि हम इसके स्टेप्स को पढ़ें कि इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि अगर सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में अवेलेबल नहीं है तो उसको एटोमाइज कर लिया जाता है, यानी एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट कर लिया जाता है, एटोमाइजेशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एटोमाइजेशन या वोलेटिलाइजेशन। ठीक है, या सॉलिड Na है जैसे, तो उसको गैसियस Na में कन्वर्ट करेंगे, यानी जैसे आप किसी चीज़ को हीट करते हो, लाइक आइस है, तो पहले मेल्ट होती है। ठीक है, फिर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है, फिर गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी तरीके से हम पहले वेपराइजेशन या एटोमाइजेशन करते होते हैं। सोडियम है जैसे, ठीक है, या सल्फर है, तो उसको पहले एटम्स में कन्वर्ट कर लेते होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से उसको आयोनाइज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से उसको आयोनाइज करते हैं। अच्छा, ये आयोनाइजेशन जो है ना, ये बेसिकली एक सेकेंडरी स्टेप है, ये बाद में होता है। यहाँ पर जो वैक्यूम पंप हमने यहाँ लगा रखा है ना, ये बेसिकली यहाँ नहीं होता, ये इधर होता है, फिलामेंट से पहले होता है। ठीक है, और जैसे ही एटम्स बनते हैं, ठीक है, हम उन्हीं एटम्स का ही प्रेशर कम कर लेते होते हैं,
ताकि उनकी तादाद जो है वो कम हो जाए। ठीक है, हम प्रेशर कितना रखते हैं इस ग्लास ट्यूब के अंदर, ये बेसिकली एक ग्लास ट्यूब है ना, मास स्पेक्ट्रोमीटर पूरा एक ग्लास ट्यूब के अंदर बना होता है और एक अच्छा खासा कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट होता है। अच्छा, यहाँ पर प्रेशर हम कितना रखते हैं 10⁻⁷ से लेकर 10⁻⁻6 टॉर तक। ठीक है, कम से कम इतना रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इतना रखते हैं। ये एक वैल्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपका। एमडी कैट में भी आपका एज सच उठा करके पूछा जाता है, ई कैट हो गया, आपके नम्स के टेस्ट हो गए, ये जितने कंपटीशन एग्जाम है उसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है, तो आप इसको याद करेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरा स्टेप, ये प्रेशर मेंटेन करने के बाद जो दूसरा स्टेप होता है अपने पास वो होता है आयोनाइजेशन। वो क्या होता है? आयोनाइजेशन। ठीक है, आयोनाइजेशन, ये बात मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले हम एटोमाइज करते हैं, यहाँ पर एटोमाइजेशन चैम्बर होता है। डायरेक्ट हमने यहाँ पर आयोनाइजेशन की बात कर दी है, लेकिन पहले यहाँ पर एटोमाइज करने का इंतज़ाम भी होता है। और उसके बाद वैक्यूम पंप लगा होता है, जो कि हमारी किताब ने बहुत गलत तरीके से यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास ये आयोनाइजेशन आती है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर आयोनाइजेशन आती होती है। अच्छा, फिर उसके बाद अपने पास क्या है? एक्सेलरेशन। यहाँ पर ये जो नेगेटिव ग्रिड है, ये आयंस जो बनते हैं वो पॉजिटिव आयंस होते हैं। ठीक है ना, ये देखो ये पॉजिटिव आयंस है ना, तो ये पॉजिटिव आयंस इस नेगेटिव ग्रिड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, उनकी स्पीड बढ़ती है, एक्सेलरेशन। ठीक है, स्पीड बढ़ने का जो अमल होता है उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा होता है, या वोल्टेज जिसे आप बोलते हो, एक ही बात है ना, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस एक ही चीज़ के दो नाम हैं। यहाँ पर हमने तकरीबन 500 से 2000 वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा होता है। ठीक है, 500 से 2000 वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा होता है। अच्छा, ये भी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके टेस्ट में, आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछी जाती है, ये वैल्यू भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ से आपके बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं कि राइट अ नोट ऑन आयोनाइजेशन चैम्बर, राइट अ नोट ऑन आयोनाइजेशन चैम्बर। ठीक है, या हाउ जो है गैसियस एटम्स आर आयोनाइज्ड इन मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, तो आप लिख सकते हो द सब्सटेंस हुज एनालिसिस फॉर द सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स इज रिक्वायर्ड is converted into vapor state. The pressure of these vapors is kept very low, that is 10⁻⁻6 to 10⁻⁻7 torr. These vapors are then allowed to enter the ionization chamber where fast moving electrons are thrown upon them. यहाँ पर देखो fast moving electrons हम डाल रहे हैं ना। ठीक है, फिर उसके बाद the atoms of the isotopic element present in the form of vapors are ionized. ठीक है, वो एटम आयोनाइज्ड हो जाते हैं। These positively charged ions of isotopes of an element have different masses depending upon the nature of the isotope present in them. ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से इसको आयोनाइज कर देते हैं। ये पूरा पैराग्राफ आपकी किताब में रखा हुआ है जो मैंने रीड कर दिया है आपके लिए। अच्छा, एक्सेलरेशन हो गई। एक्सेलरेशन के बाद फिर एनालाइजर में हम चले जाते हैं, जिसे हम मैग्नेट भी बोलते हैं। चौथा स्टेप है अपने पास एनालाइजर। अच्छा, एनालाइज़र कैसे काम करता है इसके लिए हम अगले पेज पर चलते हैं। अपने पास एक मास स्पेक्ट्रोमीटर है। ठीक है, हमने ढेर सारी बातें जो है ना डिस्कस कर ली कि ये जो है ना यहाँ तक काम कैसे होता है, यानी एक्सेलरेशन तक काम कैसे होता है, वो बात हमने डिस्कस कर ली। अब हम पूरी तरीके से फोकस करेंगे इस एनालाइज़र पर, मैग्नेट पर, ये काम कैसे करता होता है। देखो यहाँ पर मैंने एक रफ सा जो है एक मास स्पेक्ट्रोमीटर आपको समझाने के लिए बना दिया, और यहाँ पर ना मैग्नेट लगा दिए डायरेक्ट। ठीक है, पीछे का स्टोरी आपको पता है कि पीछे क्या होता है। पीछे हमने जो है फिलामेंट लगा रखा होता है, फिर ग्रिड लगा रखी होती है, और यहाँ पर एनोड लगा रखे होते हैं। उस चक्कर में हम दोबारा नहीं पढ़े, वो एक बार बात हो गई। अच्छा, यहाँ से जो है ना यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोमीटर लगा रखा है। ठीक है, दिस इज़ इलेक्ट्रोमीटर। अब होगा क्या, जैसे ही यहाँ से हमारे पास ये जो बीम है, ठीक है, इस फोकसिंग एनोड से गुजरने के बाद जैसे ही ये बीम बनती है, ठीक है, जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होती है, जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, इसको इनमें मौजूद जो नियॉन 20 है, 21 है और 22 है, उसको अलग अलग कर देती है, उसको अलग अलग कर देती है। ठीक है, ये अलग अलग कर दिया बीम ने। यहाँ पर देखो ना, मैंने क्या किया हुआ है, अलग अलग करके डायरेक्ट इलेक्ट्रोमीटर पर डाला हुआ है। ये इलेक्ट्रोमीटर है ना, ये पोर्शन ब्लैक वाला, देखो अलग अलग करके ना मैंने इसको डायरेक्ट इलेक्ट्रोमीटर पर डाल दिया है। बुक में ऐसे ही बनी हुई है डायग्राम। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट होता है ना, तो एक ही वक्त में तीनों ये जो बीम्स अलग अलग होते हैं ना, यानी नियॉन 21, 22 और क्या कहते हैं नियॉन 20, ये जो अलग अलग होते हैं, इनको जो है हम एक ही टाइम में इलेक्ट्रोमीटर पर फॉल नहीं करवाते होते। ठीक है, इनको अलग अलग इलेक्ट्रोमीटर पर हम फॉल करवाया करते हैं। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहले नियॉन 20 को फॉल करवाया, फिर मैं नियॉन 21 को करवाऊंगा, फिर मैं नियॉन 22 को करवाऊंगा। अच्छा,
ये सब कैसे कंट्रोल होता है कि पहले आप नियॉन 20 को करवाएं, फिर नियॉन 21 को करवाएं, फिर नियॉन 22 को करवाएं। तो इसके लिए अपने पास एक फार्मूला होता है, दैट इज m/e इज इक्वल टू h² r²/2e। ठीक है, ये जो अपने पास तीन आइसोटोप थे इधर, यहाँ पर ये जो तीन आइसोटोप हैं नियॉन 20, 21 और 22, ठीक। तो ये जो है इसकी जो वैल्यू है वो बराबर होती है h² r²/2e के। अच्छा, यानी जो है आपका बेसिकली ये रेडियस का फार्मूला होता है और इस रेडियस के फार्मूले से हम m/e का जो है फार्मूला निकालते होते हैं। वो कैसे होता है वो मैं बताऊंगा अभी। अच्छा, यहाँ पर ये जो h है ना, ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड है। इन मैग्नेट्स के दरमियान एक फील्ड होती है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं और केमिस्ट्री में उसे h से डिनोट करते हैं। ये h क्या है? बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और ये जो E है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे आप फिजिक्स में V से डिनोट करते हो ना, केमिस्ट्री में इसको E से डिनोट करते हैं। तो ये जो E है ये क्या है? ये अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है। कितना होता है पोटेंशियल डिफरेंस? 500 से 2000 वोल्ट होता है। ऐसे होता है ना? नहीं होता? होता है ना, 500 से 2000 वोल्ट। ये इंपॉर्टेंट MCQ है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, ये जो मास टू चार्ज रेशियो है, ठीक है, ये रेशियो जो है ये किसके बराबर लिखी गई है? h² r²/2e। कन्फ्यूजन से अवॉइड करने के लिए मैं इस m/e को डायरेक्ट रेशियो लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ से रेडियस का फार्मूला निकालें, तो रेडियस का फार्मूला कैसे निकलेगा? इस 2e को उधर ले जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये h² इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा? रेशियो मल्टीप्लाई बाय 2e से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो h² से, ऐसे ये बराबर आ जाएगा r² के। तो ये जो फार्मूला बना है इसमें आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, ये जो r² है ये रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। r² जो है ये रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ से ये जो r² है ये 2e के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये r² क्या है? 2e के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यही r² h² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ऊपर नीचे है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये r² जो है h² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने नियॉन 20 को फॉल करवाया, तो यहाँ पर नियॉन 20 फॉल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोमीटर है ये जो है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। ये बेसिकली आयन्स है ना, इस बीम में आयन है और मूवमेंट ऑफ आयन इज कॉल्ड करंट। तो ये जैसे ही आयन इस इलेक्ट्रोमीटर पर गिरते हैं तो करंट पैदा होता है, ठीक है। तो ये करंट को मेजर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी नियॉन 20 गिर रहा है, ये नियॉन 21 है, ये नियॉन 22 है। तो जैसे ही ये नियॉन 20 इधर गिरा, ठीक है, करंट प्रोड्यूस करेगा, वो करंट मेजर हो जाएगा। फिर ये नियॉन 21 को हम गिराएंगे, फिर वो करंट मेजर करेंगे। फिर ये नियॉन 22 को यहाँ पर गिराएंगे, वो करंट मेजर करेंगे। जिसका करंट सबसे ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे उसकी रिलेटिव अबंडेंस सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है ना। तो करंट ज़्यादा कब आएगा? जब नंबर ऑफ आयन्स ज़्यादा होंगे, तो उसकी जाहिर सी बात है रिलेटिव अबंडेंस भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखो ये r² और रेशियो में जो है डायरेक्ट रिलेशन है। तो r² और रेशियो में डायरेक्ट रिलेशन है। सबसे ज़्यादा मास टू चार्ज रेशियो किसकी होती है? नियॉन 22 की होती है ना। यहाँ पर देखो नियॉन 22 की मास टू चार्ज रेशियो सबसे ज़्यादा है, तो इसका रेडियस भी सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पर देखो इसका रेडियस ये रहा, सबसे ज़्यादा है। फिर नियॉन 21 का उससे कम है, फिर नियॉन 20 का सबसे कम है। ऐसे हो गया ना। फिर देखो अगर हम अब चाहते हैं कि इस नियॉन 21 को यहाँ पर फॉल करवाएं, यानी रेडियस को कम कर दें, थोड़ा सा कम कर दें। तो रेडियस को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? रेशियो को कम करें? नहीं, रेशियो तो फिक्स है, इसे तो कम नहीं किया जा सकता। अच्छा देखो, ये 2e और r² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर ये E यानी पोटेंशियल डिफरेंस को कम किया जाए तो हम R को कम कर सकते हैं। तो हमारे पास एक रास्ता निकल आया कि आप क्या कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर दो, R खुद ब खुद कम हो जाएगा और नियॉन 21 इधर फॉल करने लग जाएगा। या h² और r² इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। हम चाहते हैं कि r² को कम करें, तो h² को बढ़ा दो। r² को कम करना है तो h² को बढ़ा दो। तो दो ऑप्शन है, या तो h को बढ़ा दो या जो है E को कम कर दो, तो रेडियस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब आप E को कम करो ना, E को बढ़ाओ, रेडियस को कम करने के लिए E को बढ़ाओ, तो फिर H को कांस्टेंट रखना है, अच्छा, अगर आप रेडियस को कम करने के लिए H को बढ़ाते हो तो फिर E को कांस्टेंट रखना है। चलो हम ये मान लेते हैं कि हमें रेडियस को अभी क्या करना है? कम करना है, तो इसके लिए हम H को बढ़ा देते हैं E को कांस्टेंट रखते हुए। तो हमने क्या किया, अब ऐसे करते हैं कि हमने H को बढ़ा दिया तो R का वैल्यू कम हो जाएगा।
तो नियॉन 20 जो पहले यहाँ फॉल कर रहा था अब यहाँ फॉल करेगा, रेडियस उसका कम हो जाएगा। नियॉन 21 यहाँ फॉल करेगा, जो पहले यहाँ फॉल कर रहा था ना अब वो यहाँ फॉल करेगा, ठीक है। और नियॉन 22 जो है वो यहाँ कहीं फॉल करेगा, ठीक है, वो यहाँ कहीं फॉल करेगा। तो अब आप देखो, अब हम क्या करेंगे, इस नियॉन 21 की वजह से पैदा होने वाला जो करंट है उसको मेजर कर लेंगे। फिर हम ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसे मजीद बढ़ाएंगे ताकि रेडियस कम हो जाए और नियॉन 22 क्या हो, इलेक्ट्रोमीटर पर गिरे, ठीक है। ये देखो रेडियस मजीद कम करवाया हमने, अब नियॉन 22 इलेक्ट्रोमीटर पर गिर रहा है, अब इसका करंट मेजर होगा। तो ये जो करंट की वैल्यू है इससे हम क्या करेंगे, आपकी रिलेटिव अबंडेंस फाइंड आउट कर लेंगे, जिसका जितना करंट होगा उतनी उसकी रिलेटिव अबंडेंस होगी। तो इस तरीके से हम रिलेटिव अबंडेंस फाइंड आउट कर लेते होते हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद ये तो होगा रिलेटिव अबंडेंस फाइंड आउट करने का तरीका। हम मैस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो है ना वो हम कार्बन 12 के साथ रिपीट करते होते हैं। किसके साथ, कार्बन 12 के साथ रिपीट करते होते हैं, क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास हम कार्बन 12 के कंपैरिजन से ही मेजर करते हैं ना। तो ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट हम कार्बन 12 के साथ रिपीट करते हैं और कार्बन 12 से पैदा होने वाला करंट हम नियॉन से पैदा होने वाले करंट के साथ कंपेयर करते हैं और उस कंपैरिजन से हमें क्या मिलता है, एटॉमिक मैसेज भी मिल जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कार्बन 12 है उसका जो करंट होगा, पैदा किया हुआ करंट, उसकी क्वालिटी कुछ और होगी। जो नियॉन 20 का पैदा किया हुआ करंट होगा उसकी वैल्यू कुछ और होगी, यानी उसकी जो क्वालिटी है वो कुछ और होगी। नियॉन 21 वाले की क्वालिटी कुछ और होगी, नियॉन 22 वाले की क्वालिटी कुछ और होगी। तो इस तरीके से हम मैसेज को भी डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रिंसिपल में मैंने एक लाइन लिखी, देन रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ पीक्स। फिर हम ग्राफ बनाते होते हैं। ये ग्राफ हम नहीं बनाते होते, ये कंप्यूटर बना देता है। बेसिकली हम दो तरह के ग्राफ्स बनाते होते हैं, वो दोनों ग्राफ मैं आपको बता देता हूँ। एक ग्राफ हम ऐसे बनाते हैं कि उसकी वाई एक्सिस पर, यानी इस साइड पर हम रिलेटिव अबंडेंस रखते होते हैं। क्या रखते होते हैं, रिलेटिव अबंडेंस रखते होते हैं, ठीक है, अबंडेंस। और एक्स एक्सिस पर हम रखते होते हैं मैस नंबर। क्या रखते होते हैं, मैस नंबर, ठीक है। 3 मैस होते हैं नियॉन के, कौन कौन से, 20, 21 और 22, 20, 21 और 22, ठीक है। अच्छा, अभी हमने जब एक्सपेरिमेंट किया तो हमने ये देखा कि ये नियॉन 20 जब गिर रहा था इलेक्ट्रोमीटर पर तो सबसे ज़्यादा करंट प्रोड्यूस हो रहा था। नियॉन 21 जब गिरा तो सबसे कम करंट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। और जब नियॉन 22 गिरा तो थोड़ा सा ज़्यादा करंट प्रोड्यूस हुआ। तो कंप्यूटर ने हमें ग्राफ बना करके दिया कि नियॉन 20 का जो लाइन है वो सबसे ऊपर होती है, ठीक है। नियॉन 20 की जो लाइन होती है वो सबसे ऊपर होती है। नियॉन 21 की जो लाइन होती है वो थोड़ी सी होती है, ठीक है। नियॉन 22 की जो लाइन होती है वो नियॉन 21 से बड़ी और नियॉन 20 से थोड़ी छोटी होती है। और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते होते हैं मैथमेटिकली, कंप्यूटर हमें कैलकुलेट करके देता है। नियॉन 20 की वैल्यू बताता होता है कि इसकी 90.92 रिलेटिव अबंडेंस है, ठीक है। इसीलिए ये वैल्यू मैंने आपको पिछले क्लास में याद करने के लिए कही थी। नियॉन 20 के लिए हमें बताता होता है 0.257% और नियॉन 22 के लिए हमें बताता होता है 8.82%, ठीक है। अच्छा, इस ग्राफ को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोग्राफ। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोग्राफ। स्पेक्ट्रोग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जिसमें रिलेटिव अबंडेंस को वाई एक्सिस पर रखा जाता है और मैस नंबर को एक्स एक्सिस पर रखा जाता है, ठीक है। एक और ग्राफ होता है जिसे हम बोलते हैं मैस स्पेक्ट्रम। उसमें क्या किया जाता है कि नंबर ऑफ आयंस को वाई एक्सिस पर रखा जाता है, नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, इनको वाई एक्सिस पर रखा जाता है और मैस टू चार्ज रेशियो को एक्स एक्सिस पर रखा जाता है। इसको हम बोलते हैं मैस स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, मैस स्पेक्ट्रम। तो ये जो मैस स्पेक्ट्रम है इसमें हम वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ आयंस रखते हैं और एक्स एक्सिस पर मैस टू चार्ज रेशियो रखते होते हैं। ये बेसिकली डिफरेंस है स्पेक्ट्रोग्राफ में और मैस स्पेक्ट्रम में, ठीक है। हाँ, पीक्स जो है इनकी तकरीबन एक जैसे ही बनती हैं, ठीक है। जैसे इसकी पीक्स बनी है वैसे ही इसकी पीक्स बनेंगी, लेकिन बस डिफरेंस ये है कि जो है क्वांटिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है, लेकिन ग्राफ एक ही जैसा आता है। मैस स्पेक्ट्रम एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। स्पेक्ट्रोग्राफ वाला कम ही पूछा जाता है, लेकिन मैस स्पेक्ट्रम जो है ज़्यादा पूछा जाता है। दोनों को आपने मिक्स नहीं करना, ठीक है। आपने ये याद रखना है कि कौन से एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटी रखी जाती है, टाइम के साथ साथ आपको याद हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, मैस स्पेक्ट्रम में हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस का दूसरा नाम होता है एब्सीसा। क्या होता है, एब्सीसा। ये 9th क्लास में चैप्टर 8 में आपने पढ़ा भी है। एक्स एक्सिस को हम एब्सीसा बोलते हैं। इस पर हम मैस टू चार्ज रेशियो रखते हैं। क्या रखते हैं, मैस टू चार्ज रेशियो। और वाई एक्सिस पर हम क्या रखते हैं, वाई एक्सिस का दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट, ठीक है। मैथमेटिक्स में इसको ऑर्डिनेट बुलाते हैं। और इस पर हम रिलेटिव नंबर ऑफ आयंस रखते हैं। क्या रखते हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ
आयंस, रिलेटिव नंबर ऑफ आयंस रखते होते हैं। तो आपसे पूछे अगर व्हाट इज मास स्पेक्ट्रम या डिफाइन मास स्पेक्ट्रम, तो आप बता सकते हो कि mass spectrum is a plot of data in such a way that mass to charge ratio is plotted as abscissa यानी x axis and the relative number of ions as ordinate यानी कि y axis। जबकि मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ में क्या होता है कि x एक्सिस पर आप मैस नंबर रखते हो और y एक्सिस पर रिलेटिव अबंडेंस रखते हो। अच्छा, दोनों में से कोई शॉर्ट भी पूछे, ज़्यादातर मैथ स्पेक्ट्रम पूछता है, तो डेफिनेशन के बाद आपने क्या करना है, साथ जो है दो लाइंस ऐड करनी है, दो लाइंस ऐड करनी है। वो क्या लाइन ऐड करोगे मैं आपको बता देता हूँ। वो लाइंस हैं कि जितनी यहाँ पर पीक्स होंगी, जितनी यहाँ पर पीक्स होंगी उतने ही आइसोटोप्स होंगे। देखो यहाँ पर कितनी पीक्स हैं, 3 पीक्स है ना, इसका मतलब नियॉन में कितने आइसोटोप हैं, 3 आइसोटोप हैं, ठीक है। और जितनी पीक हाई होगी, ठीक है, उतनी ही उसकी क्या होगी, रिलेटिव अबंडेंस होगी। तो ये आप लाइन ऐड कर दोगे। ये बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन बुक में जो मैथ स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन है वो बहुत छोटी है, तो उसके साथ ये लाइन ऐड करोगे ताकि आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है लेंथ वाइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। तो लाइंस मैं लिख देता हूँ इधर, द नंबर ऑफ पीक्स गिव द नंबर ऑफ आइसोटोप्स, गिव द नंबर ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स की तादाद बताते हैं। और जितनी ज़्यादा पीक की हाइट होगी उतनी ज़्यादा उस आइसोटोप की अबंडेंस होगी। तो हाइट ऑफ पीक इज proportional to the abundance of the isotope, ये दो लाइंस जो हैं आप ऐड कर लोगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम अब चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है नियॉन 20, 21, 22 के साथ, इन नियॉन 20, 21, 22 को हम अलग अलग कर लें, तो हम इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे अलग अलग करेंगे देखिए, इसके लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं, 6 टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ आयंस, ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट है कि हाउ द आयंस आर सेपरेटेड इन मैस स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये 6 जो है मेथड के नाम आप याद रखोगे, ठीक है, और तरतीब से इनको लिखोगे। तरतीब बेशक आगे पीछे भी हो जाए, कोई मसला नहीं, लेकिन इनको याद रखोगे। अच्छा, इन 6 में से कोई एक मेथड हम जनरली यूज़ करते होते हैं। कौन सा मेथड यूज़ करेंगे वो उस आइसोटोप की प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है। बेस ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़, उस आइसोटोप की प्रॉपर्टीज़ पर ये डिपेंड करता होता है। वो कौन कौन से हैं देखो, पहला है गैसियस डिफ्यूजन, नाम से ही जाहिर है गैसेस की डिफ्यूजन। दूसरा है थर्मल डिफ्यूजन, यानी हीट के ज़रिए से डिफ्यूजन करवाई जा सकती है। तीसरा है डिस्टिलेशन, ये बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस पर जो है सेपरेशन होती है, डिस्टिलेशन। अगली है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूगेशन बेसिकली जो है चीज़ों को घुमाया जाता है और फिर डेंसिटी की बेसिस पर जो है ना वो सेपरेट किया जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आइसोटोप्स के मास डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेंसिटी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, ये हम अभी डिस्कस भी कर चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है, यानी मैग्नेट लगा करके उनको अलग अलग किया जा सकता है। और एक और होता है लेज़र सेपरेशन। अच्छा, बुक में आपका जो है बुक के अंदर ये जो लेज़र है ना वो LASER वो स्मॉल लेटर्स में लिखा गया है, लेकिन देखो मैंने इधर बड़े लेटर्स में लिखा है। इसकी एक वजह है, लेज़र जो है ना ये बेसिकली एक वर्ड नहीं है, ये एक एब्रीविएशन है। जैसे वो आपने 9th क्लास में या 10th क्लास में लिडार या सुनार पढ़ा था, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग स्पीड गन, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इसी तरीके से लेज़र भी ना ये क्या है, ये आपका एक जो है क्या बोलते हैं एब्रीविएशन है ये एक, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे बड़े लेटर्स में लिख दिया। तो आप चाहो तो इसे छोटे लेटर्स में भी लिख सकते हो, लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब लास्ट बात हमें जो करनी है वो ये है कि टाइप्स ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर, कितने तरह के मैस स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं। टाइप्स ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर, 2 तरह के मैस स्पेक्ट्रोमीटर हमारी बुक ने डिस्कस किए हैं। अच्छा, और कुछ ऐसे डिस्कस किए हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे डिस्कस किए हैं उसने। 2 तरह के होते हैं, एक होता है एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है, इसको स्पेक्ट्रोमीटर नहीं बोलते, इसको स्पेक्ट्रोग्राफ बोलते हैं। और दूसरा होता है डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। अच्छा, स्पेक्ट्रोमीटर, ये जो एस्टन्स वाला है ना ये है पुराने वाला, कौन से वाला, पुराना, ओल्ड वर्जन है। जबकि जो डेम्पस्टर वाला है ना ये है नया वाला, ये कौन सा है, नया वाला है, ठीक है, ये अच्छा वर्जन है। अच्छा,
एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ जो है ना, ये एक ऐसा मैस स्पेक्ट्रोमीटर है जिसमें हमें जो हमारा एलिमेंट है वो हमें गैसेस स्टेट में डालना पड़ता है। लाइक नियॉन है, गैसेस स्टेट में डालना पड़ा हमें। यहाँ पर देखो ये जो हमने मैस स्पेक्ट्रोमीटर हमने डिस्कस किया ना, ये यहाँ पर देखो ये नियॉन गैसेस स्टेट में अंदर डाला जा रहा है। तो ये जो डायग्राम आपके सामने बनी हुई है ना, ये किसकी है? ये एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ की है। अच्छा, डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है कि उसमें आप डायरेक्ट सॉलिड एलिमेंट डाल सकते हो, डायरेक्ट आप उसमें सॉलिड एलिमेंट डाल सकते हो सॉलिड स्टेट में, ठीक है। वो खुद उसको पहले वोलेटिलाइज करेगा, फिर आयोनाइज करेगा, फिर जो गैसेस पॉजिटिव आयंस बनेंगे उनको मैस टू चार्ज रेशियो की बेसिस पर सेपरेट करेगा और फिर पीक्स की सूरत में रिकॉर्ड करेगा। मैस स्पेक्ट्रम बनाएगा जिसमें एक्स एक्सिस पर मैस टू चार्ज रेशियो रखेगा और वाई एक्सिस पर रिलेटिव नंबर ऑफ आयंस रखेगा, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द मैस स्पेक्ट्रोमीटर। हमने तमाम बातें कर ली, आपको बता दिया किस तरीके से शॉर्ट पूछेगा आपसे, ठीक है। लॉन्ग आए तो आप हेडिंग्स बना करके लिख सकते हो, ठीक है। अमूमन ये लेस इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। अगले क्लास में हम बात करेंगे एवरेज एटॉमिक मास पर। अल्लाह हाफिज़।